ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हमने आज ये वीडियो बनाई है कि फाइनेंशियल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले वी आर डिस्कस अबाउट द बिजनेस फाइनेंस। इट रेफर्स टू फंड्स रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। यानी बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है वो फंड जिसकी बिजनेस एक्टिविटीज के रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, यानी प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड की। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। किसमें? लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स की हम बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसमें किससे रिलेटेड, यानी फंड कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं बिजनेस में और किन किन टर्म ऑफ टेन्योर में उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि और उससे जो इनकम होती है वो ओनर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात समझ में आई होगी कि इसमें क्या इंक्लूड होता है। डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, और फंड को कहां कहां से हम अचीव कर सकते हैं, प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, प्लानिंग की जाती है। तो हम आगे बात करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रोल क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन लेता है किसके अकॉर्डिंग? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स से। यानी उसको ये डिसाइड करना होता है कि उसके पास कितनी फिक्स एसेट्स होनी चाहिए, उसका कंपोजिशन देखता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट आता है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, यानी हमने फिक्स कितनी हमारी फिक्स एसेट्स रहनी चाहिए और कितनी करंट एसेट्स रहनी चाहिए, ये उसको डिसीजन करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट आता है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये रोल होता है कि वह पूरे फंड्स को दो टू टाइप्स में डिवाइड कर देता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म फंड में। यानी कि जो लॉन्ग टर्म होता है वो तो हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म फंड होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल में ले लेते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए जो नीड्स की होती है फंड्स की, वो हमारी शॉर्ट टर्म फंड्स हो गई। दूसरा आता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेब्ट और इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होता है उसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक डेब्ट में और दूसरा इक्विटी में। इस तरीके से हमने बात की है यहाँ पर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात कर ली कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, सेकंड है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, और तीसरा पॉइंट था द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, और चौथा पॉइंट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो पूरे लॉन्ग टर्म फाइनेंस को किस में डिवाइड कर देता है, एक तो डेब्ट में कर देता है और दूसरा इक्विटी शेयर में डिवाइड कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला पॉइंट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी मार्केट प्राइस को बढ़ा देना है। यानी कि मैक्सिमाइज wealth of equity share means maximize the market price of इक्विटी शेयर, यानी जो इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर देना। हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है? अ कंपनीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग पर शेयर।
यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट कैसे होगी? जब तक किसी शेयर होल्डर को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसकी अर्निंग पर शेयर जो होगी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस की। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में रिलेटेड टू थ्री मेजर डिसीजन विच आई एवरी फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक। यानी कि हर एक मैनेजर को तीन डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। पहला पॉइंट है आपका, हाँ, फाइनेंशियल डिसीजन की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं उनको तीन डिसीजन। पहला पॉइंट आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड आपका आता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा आता है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो डिविडेंड डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये सब क्या है कि एक मैनेजमेंट को करने ही पड़ते हैं और इनके थ्रू ही वो अपने ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दिस डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। यानी कि ये जो डिसीजन होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत ही केयरफुल तरीके से लेना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फंड है उसको फर्म इन्वेस्टमेंट करती है किसमें? एसेट्स में। किसमें इन्वेस्टमेंट करती है? एसेट्स के अंदर। अब एसेट्स कौन सी होती है? एक तो करंट एसेट्स होती है, दूसरी फिक्स एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में किस तरीके से पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल बजटिंग को या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि उसकी जो प्रोजेक्ट तैयार करना जा रहा, प्रोजेक्ट लॉन्च करना जा रहा है, उसकी कैश फ्लो पोजीशन क्या है। बिफोर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, business must carefully analyze the net cash flow expected from the investment। यानी सबसे पहले डिसाइड क्या करना पड़ता है कि उसकी कैश फ्लो क्या है, जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके बदले मिलने वाला क्या है, क्योंकि यह डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है द रेट ऑफ रिटर्न। अब हम रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन द प्रोजेक्ट which earn the higher rate of return. It should be calculated on the basis of expected return of the project। यहां पर हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको यही डिसाइड करना होता है कि उसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी। तीसरा पॉइंट आता है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एक इन्वेस्टर ये इसको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए होती कि कंपेयर करता है किससे? जो वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं और वो लाने वाले हैं। These techniques involve calculation of rate of return, cash flow during the life ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होती है कि कैश फ्लो पोजीशन तो हमने देख ली, प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न देख ली, उसके बाद करते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर जितनी ज्यादा होगी रिटर्न ऑफ थोड़ा सा लेस होगा और जितनी हमारी लाइफ टाइम उसकी कम होगी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। यानी कि ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। किससे रिलेटेड होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ई सोर्सेज। यानी कि इसका मतलब होता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन हम किन कौन कौन से रिसोर्सेज से ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है फैक्टर। आप यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। यानी कि हम बात करते हैं कि हमें फाइनेंस बढ़ा रहे हैं तो उसको राइज कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका आता है द कॉस्ट ऑफ राइजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। यानी कि एंड डिफरेंट is different and finance managers always
प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। यानी जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है वो हमेशा पहले ये डिसाइड करता है कि हमारे पास फाइनेंस को बढ़ाने के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को हम कहाँ कहाँ से मिनिमम कॉस्ट पर रिलाइज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आता है रिस्क इन्वॉल्व। क्या आता है? रिस्क इन्वॉल्व। तो रिस्क इन्वॉल्व में क्या आता है कि द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्स इज डिफरेंट। हर एक सोर्स का जो रिस्क होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। फर्स्ट पॉइंट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। हायर ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। अगर हमें किसी भी फाइनेंस को रियलाइज करने के, अचीव करने, रिसीव करने की कॉस्ट अगर जितनी ज्यादा होगी तो वो बेकार होता है, लेस अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। यह हम बात करते हैं अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेब्ट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। यानी कि कैश फ्लो पोजीशन भी डिफाइन करती है कि हमें डेब्ट फाइनेंस चाहिए या फिर थ्रू इक्विटी चाहिए। यानी कि कोई भी कंपनी अपना खुद का पैसा लगाए या फिर बाहर से उधार लेके लगाए, ये डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो कंपनी को यह पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी की जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। They must prepare owners fund because due to high fixed operational cost, the company may not be able to pay interest on debt security। अगर कंपनी की डेट मतलब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो फिक्स नहीं है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो डेप्ट पर इंटरेस्ट कैसे पे कर पाएगी, ये डिसीजन लेना बहुत ही केयरफुली तरीके से किया जाता है। और अब हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। क्या बात करेंगे? डिविडेंड डिसीजन की। तो ये हम बात कर रहे हैं इट रेफर्स डिसीजन रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सरप्लस to be distributed among shareholders and how much amount of profit surplus keep aside as retained earning। यानी डिविडेंड डिसीजन में ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि उसके पास प्रॉफिट कितना है और उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में कैसे बांटा जाएगा और कितनी बांटी जाएगी और कितना पैसा कंपनी अपने पास रिटेन अर्निंग के रूप में रखेगी। तो हम यहाँ बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला पॉइंट आपका आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग। यानी डिविडेंड जो होती है वो पे किया जाता है करंट और पास्ट की अर्निंग पर, है ना। डिविडेंड क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जिसको मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसको शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी कैसी है, उसकी अर्निंग स्टेबल है, फिक्स है, तो वह हायर डिविडेंड डिसीजन ले सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, some companies follow a stable dividend policy as it is better impact on shareholder and improves the reputation of company in the share market। अब हम बात करते हैं कि अगर डिविडेंड की स्टेबिलिटी, कुछ कंपनियां क्या करती हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपनाती हैं और इससे क्या होता है उनकी जो कंपनी की शेयर होल्डर्स पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि उसको फिक्स कर देती है कि तुम्हें इतना चाहिए इतना देंगे। तो इससे कंपनी की जो रेपुटेशन होती है वो शेयर मार्केट में बहुत बेटर बन जाती है। बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी इन फ्यूचर में ग्रोथ करने का प्लान कर रही है, वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो वह ज्यादा प्रॉफिट में डिविडेंड बांटेगी, प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में ज्यादा बांटेगी। जनरली मैच्योर कंपनी डिक्लेयर मोर डिविडेंड वेयर एज ग्रोइंग कंपनीज कीप असाइड मोर रिटेन अर्निंग। यानी कि जो पुरानी कंपनियां होती हैं वो ज्यादा डिविडेंड देती हैं इन कंपैरिजन ऑफ न्यू सेटअप कंपनी की, क्योंकि वो अपने पास पैसा ज्यादा रखना चाहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ कैश फ्लो पोजीशन। पेइंग डिविडेंड में पेइंग डिविडेंड मींस होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर कोई कंपनी ज्यादा पेमेंट कर रही है डिविडेंड का तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी अपने कैश फ्लो को आउटफ्लो में दे रही है। कैश फ्लो क्या हो रहा है? आउटफ्लो, कंपनी से बाहर जा रहा है।
फिर हम बात करते हैं कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैविंग सरप्लस कैश। अगर उसके पास ज्यादा कैश है तो वो डिविडेंड ज्यादा बांटने की कोशिश करती हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसी आती है। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी लेस डिविडेंड पे करेंगी, और अगर कंपनी टैक्स कम जो गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी लो है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करेंगी।